वीडियोकॉन, वो कंपनी जिसने इंडिया को पहली बार कलर टीवी दिखाया, जिसने मिडिल क्लास लोगों को ये सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा भी था जब टीवी लेना हो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर एसी, लोग वीडियोकॉन के अलावा किसी और ब्रांड की तरफ देखते ही नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही कंपनी जो कभी करोड़ों लोगों की पहली पसंद थी, अपनी ही कहानी की विलन बन गई। कैसे एक आइकॉनिक ब्रांड धीरे धीरे देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम में फंसकर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1955 से, जब औरंगाबाद जिले के गंगापुर में कपास और गन्ने की खेती करने वाले एक किसान रहा करते थे, जिनका नाम था नंदलाल माधवलाल धूत। नंदलाल जी एक बड़े किसान थे और किसानी से अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न अब खेती बाड़ी से निकलकर कोई बिजनेस किया जाए। अब उनके पास गन्ने का भंडार तो था ही, इसीलिए उन्होंने शुगर मिल शुरू करने का फैसला किया। लेकिन ये काम उस टाइम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसों की नीड्स थी, साथ ही यूरोप से मशीन्स भी मंगवानी पड़ती। लेकिन फिर भी नंदलाल जी ने हार नहीं मानी और कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने गंगापुर साखर कारखाना नाम से अपनी शुगर मिल की शुरुआत की। उस टाइम गन्ने की प्रोसेसिंग एक नया और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, इसीलिए उस बिजनेस से धूत फैमिली ने काफी सारे पैसे कमाए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही नंदलाल जी अब बीमार रहने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस अपने 3 बेटों वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप के हाथों में सौंप दिया। तीनों बेटों में सबसे बड़े वेणुगोपाल ने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए जापान तक चले गए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जापान उस टाइम बेस्ट माना जाता था, इसीलिए वहां से लौटने के बाद वेणुगोपाल जी के मन में एक सपना बस गया कि जापान के जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को भारत में भी बनाया जाए। खास करके वह कलर टीवी को भारत के हर घर में पहुंचाना चाहते थे। और फिर इसी विजन को ही साथ लिए 1979 में उन्होंने औरंगाबाद के अंदर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की नींव रखी। लेकिन टीवी बनाना उस टाइम बहुत रिस्की और महंगा काम था, इसीलिए वो एक सही मौके का इंतजार करने लगे। और फिर यह मौका भी जल्द ही मिला, क्योंकि 1982 में जब दूरदर्शन ने कलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू की और एशियन गेम्स पहली बार कलर में दिखाए गए, तो फिर कलर टीवी की मांग अचानक से आसमान छूने लगी। और दोस्तों, यही वो पल था जिसकी वेणुगोपाल जी बरसों से तलाश कर रहे थे। असल में उस समय इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों की वजह से फॉरेन ब्रांड्स भारत में खुले तौर पर काम नहीं कर पाते थे, और जो इंपोर्टेड टीवी सेट्स भी आते थे उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि कलर टीवी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित था। हाँ, कुछ इंडियन ब्रांड्स जैसे बीपीएल और ओनिडा वगैरह कलर टीवी बेच तो रहे थे, लेकिन उनकी रीच इतनी लिमिटेड थी कि मिडिल क्लास तक कलर टीवी ही नहीं पहुंच पा रहा था। और फिर यही सब देखते हुए वेणुगोपाल जी ने तय किया कि वो मार्केट के इसी गैप को ही फिल करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी तो उनके पास थी ही नहीं, इसीलिए 1985 में उन्होंने जापान की कंपनी टोशिबा के साथ में हाथ मिला लिया। शुरुआत में वीडियोकॉन अपने इस विदेशी पार्टनर की हेल्प से टीवी को असेंबल करती और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को समझकर वो पिक्चर ट्यूब भी बनाने लगी, जो कि उस टाइम टीवी का मेन कंपोनेंट होता था। पिक्चर ट्यूब को अपने कंट्रोल में लेने के बाद से वीडियोकॉन अपना खुद का कलर टीवी भी लॉन्च करने लगा। और दोस्तों, 1985 में वीडियोकॉन के कलर टीवी जब इंडिया में लॉन्च हुए, तब लोगों ने इसे खूब प्यार दिया, और इस प्यार के पीछे का असल रीजन था इनका अफोर्डेबल रेट। अब टीवी में हिट होने के बाद से वीडियोकॉन लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का फैसला लिया और सेक्टर चुना होम अप्लायंसेस का, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हर घर में ही बेसिक जरूरत बनती जा रही थी। 1987 में टीवी के बाद से वीडियोकॉन ने वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया। हालांकि उस टाइम बीपीएल जैसी कंपनीज का दबदबा था, लेकिन उनकी मशीन्स हाई प्राइस और लिमिटेड सर्विस नेटवर्क की वजह से मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर थी। वीडियोकॉन ने इस गैप को भी समझा और अफोर्डेबल वॉशिंग मशीन लॉन्च करके मार्केट में धूम मचा दी। और फिर 1989 से 1999 के बीच कंपनी ने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर भी लॉन्च किए, जिसमें से म्यूजिक सिस्टम तो उतने नहीं चले, लेकिन एसी और रेफ्रिजरेटर्स ने कमाल कर दिया। और फिर 1990s में वीडियोकॉन मिक्सर ग्राइंडर्स, माइक्रोवेव ओवन और कुकटॉप जैसे प्रोडक्ट के साथ हर इंडियन घर का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर उसी टाइम कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रूड ऑयल के फील्ड में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया।
उन्होंने एक्सप्लोरेशन यानी तेल और गैस की खोज करने और उसे निकालने के लिए विदेशों के ऑयल ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाई जा सके। लेकिन यही स्टेप आगे चलकर वीडियोकॉन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन कैसे, ये स्टोरी में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि 80s और 90s का पूरा दौर वीडियोकॉन का गोल्डन ग्रोथ फेज था और साल 2000 आते आते कंपनी का फोकस इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी बढ़ने लगा था। अपने एक्सपेंशन को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए वीडियोकॉन ने फिलिप्स के कलर टीवी प्लांट को 9 करोड़ रुपए में टेक ओवर कर लिया, जिसने वीडियोकॉन को ग्लोबल स्केल पर कंपटीशन करने की ताकत दी। इस एक्विजिशन के बाद वीडियोकॉन ने अपने टीवी मॉडल्स में नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे फ्लैट स्क्रीन और स्टूडियो साउंड, जो उस समय कंज्यूमर्स के लिए काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव माने जाते थे। इसके बाद आया 2005, जो वीडियोकॉन के लिए गेम चेंजर साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल कंपनी रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन के लिए फेमस इलेक्ट्रोलक्स इंडिया के 91.85% स्टेक एक्वायर कर लिए थे। साथ ही इसी साल वीडियोकॉन ने थॉमसन को भी एक्वायर कर लिया था, जो कि उस टाइम पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर था। ऐसे में कंपनी अब और भी बेहतर क्वालिटी और एडवांस फीचर्स वाले टीवी लॉन्च करने लगी। 2000 से 2005 का ये दौर वीडियोकॉन के लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि ग्लोबल रिकॉग्निशन का फेज था, क्योंकि ये देसी ब्रांड अब सिर्फ भारत का नहीं रहा बल्कि चाइना, पोलैंड, इटली और मैक्सिको जैसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। अब यहाँ तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद से कंपनी ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे सब कुछ बदल गया और वीडियोकॉन का ऐसा डाउनफॉल हुआ कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 2007 के बाद वीडियोकॉन को लगने लगा था कि अब वो किसी भी सेक्टर में कदम रखकर सक्सेसफुल हो सकता है, एंड यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2008 के आसपास जब भारत में मोबाइल सर्विसेज का बूम हो रहा था, तब वीडियोकॉन ने भी टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली और उसने वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से अपना मोबाइल सर्विस ब्रांड लॉन्च कर दिया। इसके लिए कंपनी ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे सर्कल्स में अपने टेलीकॉम ऑपरेशन शुरू किए। साथ ही उन्होंने अपने कीबोर्ड फोन्स भी लॉन्च किए, जिसका प्राइस काफी अफोर्डेबल रखा गया और इसी वजह से गांव, देहात और छोटे शहरों में इनके फोन्स काफी अच्छे खासे बिकने लगे। इस सक्सेस से इंस्पायर होकर वीडियोकॉन ने सोचा कि जब हम मोबाइल के साथ टेलीकॉम सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो क्यों ना इसी तरह से टीवी के साथ साथ DTH सर्विसेज भी दी जाए। यही सोचकर 27 अप्रैल 2009 में वीडियोकॉन ने DTH सर्विस सेक्टर में भी एंट्री मार ली और वीडियोकॉन D2H को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि उस समय डिश टीवी, टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी जैसे बड़े प्लेयर्स भी मौजूद थे, लेकिन वीडियोकॉन ने अपनी एंट्री को खास बनाने की पूरी कोशिश की। उसने कम दाम वाले पैक्स और रीजनल चैनल्स के ज्यादा ऑप्शंस दिए, जिस वजह से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में वीडियोकॉन D2H तेजी से पॉपुलर होने लगा। इसके साथ ही वीडियोकॉन ने 2010 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करके एक और नए फील्ड में पैर जमाने शुरू कर दिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ फीचर फोन्स तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उस टाइम सबको यही लग रहा था कि ये नए नए बिजनेसेस वीडियोकॉन को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना देंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद से ये बिजनेसेस यानी कि टेलीकॉम, DTH और स्मार्टफोन्स बहुत बड़े डिजास्टर साबित हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेलीकॉम बिजनेस की। एक्चुअली हुआ ये कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस को खरीदने में कंपनी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया और इसके साथ ही नेटवर्क सेटअप और ऑपरेशंस में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 2G घोटाले के चलते 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और वीडियोकॉन टेलीकॉम के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि ये लाइसेंस बिना किसी ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के बेहद कम कीमत पर बांटे गए थे। इस तरह से वीडियोकॉन को टेलीकॉम सेक्टर में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसने कंपनी को फाइनेंशियली काफी कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम स्मार्टफोन बिजनेस की बात करें, तो इसी लॉस के टाइम पर ही वीडियोकॉन अपने नए नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा था। कंपनी ने यूथ मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए रितेश देशमुख को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ये फैसला काफी सही भी साबित हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में इन फोन्स को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन जल्दी ये हालात बदलने लगे और लोगों ने वीडियोकॉन के स्मार्टफोन्स खरीदना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया।
एक्चुअली 2013-14 के उस दौर में इंडियन मार्केट के अंदर माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे देसी ब्रांड्स पैर पसार चुके थे और साथ ही कई सारी चाइनीज कंपनीज भी जैसे Xiaomi, Vivo और Oppo भी इंडिया में एंट्री ले चुकी थी, जिन्होंने बेहद लो प्राइस और हाई स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स मार्केट में उतारे, जिसकी वजह से ये मार्केट इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और तेजी से बदली कि वीडियोकॉन उस रफ्तार को मैच ही नहीं कर पाया। यहाँ तक कि लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी ने 16 मार्च 2016 को अपना टेलीकॉम बिजनेस भी एयरटेल को बेच दिया। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, इनके डीटीएच वाले कारोबार का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और फिर उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम था। ऊपर से कंपटीशन भी बहुत तेज हो गया था। टाटा स्काई ने अपनी प्रीमियम सर्विसेज और हाई डेफिनेशन कंटेंट के जरिए बड़े शहरों के कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया था। उधर एयरटेल ने भी अपनी टेलीकॉम सर्विसेज और डीटीएच को मिलाकर कॉम्बो प्लान्स पेश किए थे, जो कि लोगों को ज्यादा वैल्यूएबल लगे, जबकि वीडियोकॉन के पास ऐसा कोई भी इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम नहीं था। ऊपर से इनके खराब कस्टमर सपोर्ट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और आखिरकार 2016 में वीडियोकॉन अपना डीटीएच बिजनेस बचाने के लिए डिश टीवी के साथ में मर्ज हो गई। लेकिन दोस्तों, कंपनी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वीडियोकॉन अपने सबसे मजबूत सेक्टर यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पिछड़ने लगा। असल में 2010 के आसपास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तेजी से बदल रही थी। पुराने मोटे CRT टीवीज की जगह LCD और LED ने ले ली थी, जो कि स्टाइलिश, स्लिम होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी थी। अब शुरुआत में तो वीडियोकॉन भी इस ट्रेंड में कूदा और इसने कई सारे अच्छे मॉडल्स भी मार्केट में उतारे, लेकिन कुछ समय के बाद से ये इन्हीं डिजाइन और टेक्नोलॉजी में ही अटका रह गया, क्योंकि कंपनी का पैसा और ध्यान दोनों ही अलग अलग बिजनेसेस में बढ़ चुका था। इस वजह से ना तो नए प्रोडक्ट्स पर ठीक से काम हो पाया और ना ही रिसर्च में कोई खास इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरी तरफ इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे सैमसंग, LG और सोनी लगातार नए नए मॉडल्स और एडवांस फीचर्स मार्केट में लाते रहे, जिससे कुछ ही सालों में वीडियोकॉन इनसे बहुत ज्यादा पिछड़ गया और लोगों को ये एक पुराना और कमजोर ब्रांड लगने लगा। जो कंपनी हर घर की सबसे भरोसेमंद ब्रांड थी, उसकी इमेज अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसी के चलते वीडियोकॉन को दिसंबर 2015 में 55 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और मार्च 2017 तक ये बढ़कर 1915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि सिर्फ 15 महीनों के अंदर ही नुकसान में करीब 34 गुना उछाल आया था। लेकिन दोस्तों, कंपनी को असली चोट तब लगी जब उसे अपने नॉन कोर बिजनेसेस यानी ऑयल एंड गैस में भी नुकसान होने लगा। असल में वीडियोकॉन ने ब्राजील और मोजाम्बिक जैसे देशों में तेल निकालने के लिए ऑयल ब्लॉक्स यानी तेल निकालने वाले जमीन के हिस्से खरीदे थे। उम्मीद थी कि वहां पर वो काफी सारा तेल निकालेंगे और कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा, लेकिन इन ब्लॉक्स से जितनी तेल निकलने की उम्मीद थी उससे काफी कम निकला। इसके अलावा कुछ जगहों पर तो खोज अधूरी ही छोड़ दी गई। अब वीडियोकॉन ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक से अरबों रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन कमाई कम होने की वजह से ये लोन चुकाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में धीरे धीरे ये कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंपनी का पूरा कैश फ्लो ही दबाव में आ गया। और दोस्तों, मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। सरकार ने भी वीडियोकॉन से बकाया रकम की मांग करनी शुरू कर दी, जो कि कंपनी को तेल बेचने के बाद चुकानी थी। लेकिन बार बार मांगने के बाद भी जब वीडियोकॉन ने पैसे नहीं भरे, तब उस समय की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जहां कंपनी से लगभग 525 मिलियन $US चुकाने के लिए कहा गया। इन सभी रीजन से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन डगमगाने लगी। कर्ज, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट और गिरती हुई सेल्स, इन सब ने मिलकर वीडियोकॉन को ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। जो कंपनी कभी हर घर की एक भरोसेमंद नाम थी, अब अपने ही सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। और दोस्तों, तभी कंपनी का एक ऐसा फ्रॉड भी सामने आ गया जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। एक्चुअली 2016 में फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट अरविंद गुप्ता ने एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें बताया गया कि ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए की लोन की मंजूरी दी है और इस लोन को पास करने के लिए ICICI बैंक की CEO चंद्रा कोचर ने 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। देखा जाए तो पूरा सीन कुछ इस तरह से था कि पहले ICICI ने वीडियोकॉन को बड़े लोन्स दिए, उसके तुरंत बाद वीडियोकॉन की ही एक कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 64 करोड़ रुपए चंद्रा कोचर के पति दीपक कोचर की फर्म NU पावर रिन्यूएबल्स में लगाए थे।
इस खबर के आने के बाद से आईसीआईसीआई ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की। बाद में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज ने भी केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और इस तरह से ये एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल बन गया जिसमें इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक की सीईओ और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ सीरियस चार्जेस लगे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद से बैंक्स और रेगुलेटर्स ने वीडियोकॉन पर नजर कड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से कंपनी को नए लोन्स और फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मार्केट का भरोसा भी टूटने लगा, शेयर्स गिर गए और नए बिजनेस डील्स भी हाथ से निकलने लगे। 2018 तक वीडियोकॉन पर करीब 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था और क्योंकि कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी नहीं बचा था, इसीलिए इन्वेस्टर्स ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वीडियोकॉन को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाल दिया। इसका मतलब ये था कि कंपनी का फ्यूचर उसके मालिकों के हाथ में नहीं बल्कि अदालत और बैंकों के कंट्रोल में जा चुका था। अब जब वीडियोकॉन की कंपनीज का ऑक्शन हुआ तो फिर मार्केट पूरी तरह से हैरान रह गई। कंपनी के सारे एसेट्स जैसे मशीन, फैक्ट्री, जमीन, ब्रांड और स्टॉक की सही कीमत यानी कि फेयर वैल्यू करीब 4069 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन असल में इनकी लिक्विडेशन वैल्यू सिर्फ 2568 करोड़ रुपए ही थी। यानी कि अगर उनके सारे एसेट्स को तुरंत बेचा जाता तो फिर फेयर वैल्यू से 1500 करोड़ रुपए कम मिलते। और फिर कुछ इस तरह से आखिरकार 2021 में वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने वीडियोकॉन को 2962 करोड़ रुपए में टेक ओवर कर लिया। कोर्ट ने जैसे ही ये डील अप्रूव की, वीडियोकॉन ग्रुप की 13 कंपनीज वेदांता के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों, बैंक्स के लिए ये डील किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरे लोन्स में से सिर्फ 2962 करोड़ रुपए मिले, यानी कि उनका सिर्फ 4.15% पैसा वापस आया और बाकी 95.85% डूब चुका था। और दोस्तों, आज भी इसे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लॉसेस में से एक माना जाता है। टेक ओवर के बाद वीडियोकॉन का नाम धीरे धीरे मार्केट से खत्म होने लगा। कुछ प्रोडक्ट तो जरूर बिकते रहे, लेकिन वो वीडियोकॉन वाला भरोसा कहीं खो सा गया। आज अगर किसी पुराने टीवी या फ्रिज पर वीडियोकॉन का लोगो दिख जाए तो बस पुराने दिनों की एक याद ताजा हो जाती है। वैसे क्या आपके घर में अभी भी वीडियोकॉन का कोई प्रोडक्ट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।